हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो में। और आज हम इतिहास के जो स्रोत हैं वे पढ़ेंगे, मतलब इतिहास जानने के स्रोत। ये भाग पहला है और इसमें क्या है, इसमें बताया जाएगा प्रमुख मतलब कि सीधा सीधा बताया जाएगा स्रोतों के बारे में। ठीक है, जो इतिहास के प्रमुख स्रोत है या जो साधन है। ठीक है, इसके बाद हर एक टॉपिक पे फिर अलग अलग स्रोत पे बात होगी। ठीक है, उसकी अलग अलग वीडियो बनेगी। तो इसमें हम सबको मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, मतलब हमने यदि इतिहास का अध्ययन करना है तो हमको किन किन स्रोतों किन स्रोतों को देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और किन किन पुस्तकों का या कहाँ किस किस चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हम इसमें एक साथ देख लेंगे। इसमें जितने भी हैं सब दे रखे हैं और यहाँ हम लगभग सभी जान लेंगे। और इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण स्रोत होंगे उनके बारे में हम बारी बारी से क्लास लेंगे। ठीक है, मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये अपनी नई क्लास वीडियो। और टॉपिक हमारा आज का है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ठीक है, मतलब कि यदि प्राचीन भारत के इतिहास का हमें अध्ययन करना है तो उसके स्रोत है आज हम जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें मतलब में पढ़ने होंगे या जानने होंगे, तभी हम भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हम किताबें पढ़ते हैं हम वो किताबें सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्रोत है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से भारत के जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत है वे दो तरीके से बांटे गए हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक तो होगा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है बच्चों, और ये पुरातात्विक स्रोत हमने पहले भी बताया है और साहित्यिक स्रोत भी हमने पहले बताया है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत वो जो पूरा स्थल से खोद कर, ठीक है, या शोध करके निकाला गया है, जो अभिलेखों, स्मारकों, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मौर्य भवन आदि से हमें पता चलता है, वो पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, जैसे कहीं खुदाई हुई और वहाँ कुछ बर्तन मिले या कोई मिट्टी मिली, ईंट मिली, ठीक है, या कोई औजार मिला, तो वो कैसा स्रोत हो गया, वो हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है बच्चों, अब साहित्यिक स्रोत होता है किसी व्यक्ति ने उस समय की या अपने समय से पहले की कोई जानकारी दी है किसी पत्र में, ठीक है, या किसी किताब में, ठीक है, ये लिखा है, तो वो क्या होगा, साहित्यिक स्रोत। वो चाहे भारत का हो और वो चाहे विदेश का हो। ठीक है, तो उसे वो कहेंगे हम साहित्यिक स्रोत, जो लिखा हुआ है किताबों में, पत्रों में। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया है ये अध्ययन के स्रोत दो भागों में बांटे गए हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि वैसे भी सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत ही था। और ये कब से था, जब से मानव का विकास हुआ, जब से मानव आया। मतलब हम इतिहास को तीन भागों में पढ़ते हैं, वो लिपि के आधार पे ही पढ़ते हैं। अब उसमें जो सबसे पहला है वो हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, पुरातात्विक स्रोत में पाषाण काल आता है। ठीक है बच्चों, तो पाषाण काल जो था
उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे अभिलेख। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, अभिलेख भी होता है। ठीक है, जैसे अशोक के अभिलेख। ठीक है बच्चों, और अशोक के अभिलेख भी क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। और भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अभिलेख बनवाए। ठीक है, जिनके अभिलेख मिलते हैं सबसे पहले। और जितने भी प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख हैं वे पाषाण मतलब पत्थरों की शिलाओं पे, और जो स्तंभ है, ठीक है, या ताम्रपत्र दीवारों, या जो प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां वगैरह हैं उन पे ही लिखे हुए हैं, उत्कीर्ण हैं। ठीक है, और यदि बात करें सबसे पहले अभिलेख की, तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसे बोगजकोई अभिलेख कहते हैं। ठीक है, और उस बोगजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का वर्णन था, और उसमें 4 देवता थे, मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तिय। ठीक है, जिन्हें अश्विन भ्राता कहते हैं। ठीक है, अब बाकी अभिलेख जब हम पढ़ेंगे तब हम इसकी जानकारी डिटेल से देंगे। ठीक है, और अब हम थोड़ा अशोक के बारे में बात कर ले, क्योंकि जब हम अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक की ही बात होगी। ठीक है बच्चों, तो यदि हम अभिलेख की बात करें, भारत में सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं वे अशोक के हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, अच्छा, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। ठीक है, ये 4 लिपि हैं। ठीक है बच्चों, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक। ठीक है, अच्छा, एक बात हो रहा है, मास्की, गुर्जरा और निट्टूर और उदयगोलम, यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं इनमें अशोक का जो नाम है, मतलब अशोक के नाम जो स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, और बाकी जो उसके अन्य अभिलेखन में देवानाम प्रिय या देवताओं का प्रिय कहा गया है। ठीक है, एक बात और पढ़ ले, जो सर्वप्रथम अभिलेख जो पढ़ा गया वो अशोक का जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि में था, और ये 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ठीक है, और अशोक के बाद भी ये परंपरा ऐसे ही चलती रही। ठीक है, तो ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का जो स्रोत है, और इसमें पुरातात्विक स्रोत में भी जो पहला स्रोत क्या है, हम पढ़ रहे हैं अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, कागजात है, दस्तावेज है भारत के इतिहास को जानने का। ठीक है, और इतिहास इसमें अभिलेख जहाँ आएगा वहाँ सम्राट अशोक भी आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला, दूसरा है स्मारक और भवन। ठीक है बच्चों, स्मारक और भवन। अब जितने भी स्मारक बने हैं, ठीक है, स्मारक और भवन जितने बने हैं, इनसे भी क्या पता चलता है, भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है, और स्मारक से, भवनों से जनता की जो आध्यात्मिकता है, ठीक है, या धर्म से संबंधित है, उसका पता चलता है। क्यों, जैसे कोई शासक हुआ तो उसने मंदिर बनवाया, या किसी ने मस्जिद बनवाई, किसी ने गुरुद्वारा बनवाया, तो उससे पता चलता है कि ये उस धर्म का अनुयायी है। ठीक है, या किसी ने किसी की मूर्ति बना दी। ठीक है, जैसे अशोक ने क्या किया, बौद्ध मठ बनवाए, स्तूप, तो उससे पता चलता है कि हाँ, गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन है, सम्राट अशोक है। ठीक है, तो स्मारक या भवन से उसकी आध्यात्मिकता का पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3, क्योंकि इनके बारे में हम फिर डिटेल से बात करेंगे, ऐसे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्के। ठीक है दोस्तों,
और सिक्के का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्के का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पहले हमने वीडियो एक डाली थी, उसमें भी सिक्के के बारे में बताया गया कि सिक्के से कैसे पता चलता है प्राचीन इतिहास का, ठीक है, या उस समय के काल का, ठीक है। अब ये जो सिक्के हैं अभिलेख स्मारक भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा जो चलाए गए सिक्के चलाए गए, ठीक है, जो चलाए गए सिक्के चलाए गए, या किसी का नाम रख दिया, ठीक है, नाम रख दिया। सिक्कों से क्या पता लगता है? धर्म का भी पता लगता है, ठीक है, उसकी मानसिकता भी पता लगता है, ठीक है। और हाँ, एक तिथि क्रम का भी पता लगता है, काल क्रम का भी पता लगता है, ठीक है, और धातुओं का भी पता चलता है उस समय की सिक्कों से। प्राचीन इतिहास के धातु कौन सी थी, कैसे सिक्के थे, ठीक है, और कौन सा समय चल रहा था, काल कौन सा था, ठीक है, तो ये भी सिक्कों से पता चलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्के का, ठीक है। जैसे पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना, शीशा धातु के बने थे, ठीक है। अभी हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमें सिक्के मिले, ये पुरातात्विक एक स्रोत है सिक्के, ठीक है, इसलिए हमें पता चल पाया कि सिक्के इन धातुओं के बने हैं। और जो प्राचीन सिक्के थे उन्हें आद सिक्के कहते हैं, ठीक है, या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ध्यान रखिए, 5वीं सदी के हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अगला है मूर्तियाँ, ठीक है बच्चों, अगला है मूर्तियाँ, ठीक है। अभी बताया मैंने मूर्तियों के बारे में कि कोई भी शासक किसकी मूर्ति बनवाएगा? जिसका वो धर्म का अनुयायी होगा, पालन करने वाला होगा, जिससे जो पसंद होगा, ठीक है। तो मूर्तियों का भी मतलब विशेष महत्व है किस चीज़ में? पुरातात्विक स्रोत के लिए। अब प्राचीन भारत के इतिहास में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो कुषाण काल था, कुषाण काल से प्रारंभ होता है, ठीक है, कुषाण काल में ये प्रारंभ होता है, ठीक है। और कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका प्रभाव था? विदेशों का प्रभाव, ठीक है। लेकिन भारत की भी एक वो थी कला जिसे मथुरा कला कहते हैं, ठीक है, मथुरा कला। और बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं जैसे भरतूप, बोध गया, सांची, अमरावती, ठीक है, इनमें क्या है, जनसाधारण जीवन की एक झलक मिलती है, ठीक है, मतलब कि उस समय के लोग कैसे करते थे, ठीक है, क्योंकि मूर्तियाँ बना कर उनकी आकृतियाँ बना देते थे, ठीक है। जैसे कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई कैसी क्रिया कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है वह है चित्रकला का, ठीक है, चित्रकला। और चित्रकला का भी इतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना बाकी का, ठीक है, क्योंकि जो अजंता के जो चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलकियाँ मिलती है, ठीक है, तो उससे वहाँ से पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा, चित्रकला में एक अजंता की गुफाएं भी महत्वपूर्ण हैं, देखेंगे मोहरे, ठीक है, मोहरे भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है बच्चों, क्योंकि मोहरे से क्या होता था, व्यापार का पता चलता है, ठीक है, किसी के धर्म का पता चलता है, ठीक है, और आर्थिक जीवन का पता चलता है, ठीक है, मोहरों से, क्योंकि ये पता लग जाता है कि मोहरे किस चीज़ की है, किसके साथ व्यापार हो रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पता कि मोहरे कहाँ मिली थी, मेसोपोटामिया में, तो उससे पता लग गया कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ क्या करती है, आपस में व्यापार करती है, ठीक है बच्चों। तो इससे बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरे में बने जो धार्मिक प्रतीक है, ठीक है, उनका भी हमें क्या पता लगता है, धार्मिक अवस्थितियों का भी पता चलता है, ठीक है। और जो मोहरे हैं जैसे भारत के जो इतिहास है प्राचीन, उसे लिखने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है, सीधी सी बात है। तो ये हमने पुरातात्विक स्रोत देख लिए, ठीक है, इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
इन डिटेल से जानकारी देंगे पुरातात्विक स्रोत जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पहली पुरातात्विक स्रोत ही पढ़ेंगे, भाग 1 है। फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से, अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरें। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत भी 2 जगह बटा हुआ है, एक तो है भारतीय साहित्य, ठीक है, एक है विदेशी साहित्य। ठीक है बच्चों, भारतीय साहित्य में जितने भी भारत के लेखक हुए, कवि हुए, ठीक है, वे क्या हैं, भारतीय साहित्य के। और दूसरे जो विदेशी साहित्य, जो विदेशी यात्रा के विवरण हैं, जो दूसरे देश से भारत में आए और उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने भारत के बारे में जानकारियाँ लिखी। ठीक है, तो वे हो गए विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक बार विदेशी यात्रियों के वो पढ़ लेंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये सब हम जल्दी जल्दी से देखेंगे, क्योंकि वरना ऐसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो हमारी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, और ये 3 जगह बांट दिए हैं देश के हिसाब से। सबसे पहले यूनान और रोम के लेखक, ठीक है, दूसरे पे चीनी लेखक और तीसरे पे अरबी लेखक। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यूनानी ए रोमन के लेखक। ठीक है, सबसे पहले मेगास्थनीज, इसके बाद टॉलमी, इसके बाद हेरोडोटस, और इसके बाद निरियाकस, और इसके बाद अरिस्टोबुलस आदि। ठीक है, अब देखते हैं चीनी लेखक फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि। ठीक है, इसके बाद अरबी लेखक अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि। ठीक है, अब इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें इम्पोर्टेंट ये है इनकी पुस्तक का नाम, इनके देश का नाम, ठीक है, और ये किसके शासन काल में आए और किसके बारे में इन्होंने लिखा, ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में लिखा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम बारी बारी से वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें तो पता नहीं लग पाएगा, इसमें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे भारतीय साहित्य पाते हैं वापस, और भारतीय साहित्य भी कई भेज में बटा है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं भारतीय साहित्य। अब 3 जगह है, इसमें देख लेंगे। एक तो है धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य, तीसरा है संगम साहित्य। ठीक है, ये जो धर्म से संबंधित साहित्य है ये है धार्मिक साहित्य। ठीक है, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्म से अलग, जिसमें धर्म की कोई बात नहीं है, मतलब धर्म से अलग जो साहित्य है, धर्मेतर, धर्म से भिन्न साहित्य। ठीक है, और ये तीसरा दक्षिण भारत का संगम साहित्य है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन्हें देख लेंगे, संगम साहित्य को। ठीक है, इसमें तिरुकुलम है, शिल्पादिकारम, ठीक है, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि। ठीक है, ये हैं। ठीक है, इनकी पुस्तकें, इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य हो गया, इन कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बाद पाणिनि का अष्टाध्यायी, कल्याण का राजतरंगिणी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, मालविका का मित्र है, मेघदूत, और रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत गीति काव्य है। ठीक है, इसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरितम और कादम्बरी आदि। ठीक है, ये जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है लगभग सारा संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत साहित्य का है। इसके बाद हम धार्मिक साहित्य में आते हैं। धार्मिक साहित्य में हम यहाँ पर सबसे पहले जैन साहित्य पढ़ लेंगे। जैन साहित्य में परिशिष्ट परवन, ठीक है, परिशिष्ट परवन, भद्रबाहुचरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आदि। ठीक है, ये जैन धर्म के साहित्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम बौद्ध साहित्य में चलेंगे। बौद्ध साहित्य में सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक है इसके। ठीक है, इसके बाद है मिलिंद पन्नु, इसके बाद है बुद्धचरित और दिव्यावदान आदि। ठीक है,
इससे अलग भी और भी साहित्य है, लेकिन ये प्रमुख साहित्य है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम ब्राह्मण साहित्य में। अब ब्राह्मण साहित्य हमारा काफ़ी लंबा है। अब ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं, क्योंकि पूरा वैदिक काल ब्राह्मण साहित्य का ही है, ये समझिए बस आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इधर से, वेद से। वेद 4 है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐत्रेय, कौशिकी, गोपथ। ठीक है, गोपथ, ब्राह्मण आदि। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। तो चलिए अरण्य में पढ़ेंगे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐत्रेय आदि। ठीक है, उपनिषद में पढ़ेंगे छंदोग्य, कठोपनिषद है, मतलब ये बृहदारण्यक। ठीक है, आदि ये प्रमुख उपनिषद है। ठीक है, वैसे तो अन्य उपनिषदों की संख्या आपको पता है। ठीक है, 108 है। अच्छा, इसके बाद है वेदांग 6 होते हैं। अब जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इसके बाद उपवेद है, वेद के उपवेद। ठीक है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, इसके बाद है षड दर्शन, भारत के 6 दर्शन। पहला सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके प्रवर्तक और इसमें क्या खास है, ये इनकी पुस्तकें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद 2 महाकाव्य आते हैं भारत के, एक रामायण, दूसरा महाभारत। ठीक है, इसके बाद पुराण में 18 पुराण है। इसमें क्या है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। ठीक है बच्चों, इसके बाद स्मृति आती है। पहले पे मनुस्मृति, दूसरे पे नारद स्मृति, तीसरे पे याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। तो दोस्तों ये बिल्कुल महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही, क्योंकि हम इनके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे बारी बारी से। और सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख को पढ़ेंगे। ठीक है, जिस क्रम में आपको बताया उसी क्रम में पढ़ेंगे, जैसे अभिलेख, फिर स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए इतने हम अपनी अगली क्लास लाए। धन्यवाद। पढ़ते रहें और मस्त रहे, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई सब कुछ है। चलिए धन्यवाद।